नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका ग्रोथमॉन्ट यूपीएससी द्वारा प्रायोजित संशोधित संपादकीय विश्लेषण के आज के यानी 30 जून 2021 के एकमात्र सत्र में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज हमारा न्यूज़पेपर ऑफ रेफरेंस में से कोई अच्छा महत्वपूर्ण लेख हमें नहीं मिला, मगर उसकी जगह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार आ रहा है सरकार की ओर से कि दूसरी लहर के बाद, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद फिर से इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, उसे फिर से रिवैम्प करने के लिए एक फिस्कल स्टिमुलस के साथ सरकार आई है, एक ब्लू प्रिंट के साथ आई है। देखेंगे ये पूरी चर्चा बहुत ही डिटेल्ड रूप से देखनी है, क्योंकि आमतौर पे सनदी सेवाओं में प्रिलिमिनरी परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, जो प्रश्न, जो आंकड़े जो पूछे जाते हैं वो ऐसी माहितियों से ही निकल कर आते हैं। प्लस सरकारी नीति के लिए भी ये जो है एक अहम मुद्दा है, तो मेंस में भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू के ऊपर भी इसका प्रभाव रह सकता है। जैसे आपको टाइटल दृश्यमान है, गवर्नमेंट रोल्स आउट सेकंड वेव स्टिमुलस। पहले दो स्टिमुलस आए जो हमने देखा आफ्टर द फर्स्ट लॉकडाउन, और उसके बाद एक मध्य में आया था, मगर समय संसाधनों की जो है सीमितता की वजह से हम लोग उन चीज़ों को बहुत ही विस्तार से फॉलो नहीं कर पाए। हमने एडिटोरियल में उनकी बात की है, कंटेम्प्रेरी में बात की है, मगर आज जिस डिटेल जो डिस्क्रिप्शन के साथ हम लोग जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे आंकड़े हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो पहले दो हमने नहीं किए, उसका मुझे खेद है, और आगे हम ध्यान रखेंगे कि ऐसे समाचारों को हम लोग विस्तार से समझे, क्योंकि यहाँ से ही आंकड़े निकलते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का ये समाचार है, जिसको हम लोग आज यह एडिटोरियल के सेशन के तहत देखेंगे। एडिटोरियल के सेशन के तहत देखने का एक ही उद्देश्य है कि ये सनदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अन्यथा हम उसे कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट में भी देख सकते हैं, मगर यहाँ इसे देखना उचित रहेगा। ऑन द अदर साइड, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर कवर देख रहे हैं, ऊपर जो है वे हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स है, मिस निर्मला सीतारामन, और नीचे हमारे नरेंद्र मोदी है। यानी कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ट्रिगर्ड यह स्टिमुलस है। हमारी यह माननीय वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत यह सारी चर्चा की थी। प्लस इसका जो लिखित दस्तावेज है वो भी हमें प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। 9 या 10 पन्नों का दस्तावेज है, डिटेल्ड है, सिंपली जो है सिंपल भाषा में लिखा गया है, बहुत ही सरल भाषा है। तो मैंने वहाँ से उस रो डेटा में से आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण परीक्षालक्षी मुद्दों को आपके सामने रखने का प्रयास किया है, जिसको हम लोग यहाँ वेरियस स्लाइड्स की जो है बदौलत हम लोग देखेंगे। मैंने कुछ स्लाइड्स आपके लिए तैयार कर रखी है, ताकि इन चीज़ों को समझने में हमारा समय जो है वो ज़्यादा बर्बाद ना हो, प्लस हमारा लेक्चर प्रिसाइज हो। साथ ही तथ्यात्मक माहिती है, प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ जो आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों का रिलेवेंस बहुत है, और यहाँ जो दिशा दी गई है वो दिशा का रिलेवेंस हमारी मेंस परीक्षा यानी कि मुख्य, वो हमारे इंटरव्यू में रहेगा। तो शुरू करेंगे आज की चर्चा, क्योंकि यह कोर आप कह लीजिए कि एडिटोरियल नहीं है, तो इसलिए हम लोग वो उस मॉडस ऑपरेंडी से नहीं पढ़ेंगे। सबसे प्रथम निष्कर्ष, फिर बाद में महत्वपूर्ण बातें, और अंत में संशोधित तत्व। यहाँ एजेंडा हमारे सामने तैयार है। सबसे प्रथम वाई इन द न्यूज़ देखेंगे, समाचार में क्यों है, फिर बाद में प्रिंसिपल कंटेंट या व्हाट, जो समाचार है वो क्या है यानी कि व्हाट, और जो प्रिंसिपल कंटेंट है वो दूसरे चरण में देखना है, और तीसरे चरण में हम लोग यह टोटल लेआउट देखेंगे इन फिगर्स, यानी कि एक गवर्नमेंट के द्वारा दिया हुआ टेबल है। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे। महत्वपूर्ण इनमें से सबसे है वो है प्रिंसिपल कंटेंट यानी कि व्हाट। बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही डिस्क्राइब्ड है, हम लोग आगे इसे देखने का प्रयास करेंगे। ऑन द अदर साइड, अगर आप कवर को एनालिसिस करें तो देखिए ऊपर स्टिमुलस पैकेज का एक प्रतीकात्मक चित्र है, और उससे जो प्रभाव होगा हमारे भारत के अर्थतंत्र के ऊपर वो यहाँ है। हमारी जो इकोनॉमी आज नीचे जा रही है वो फिर से रिवाइव कर पाएगी, वो फिर से उसका जो ग्रोथ है वो अपर साइड हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए इसी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, हमारे जीडीपी को रिवाइव करने के लिए, नेशनल इनकम को रिवाइव करने के लिए यहाँ स्टिमुलस पैकेजेस जो है वो लाए जाते हैं सरकार के द्वारा, और भारत जैसे अर्थतंत्रों की मदद की जाती है। एक के बाद एक मुद्दे में देखने हैं, देखते चलेंगे। सबसे प्रथम वाई इन न्यूज़ की अगर बात करें तो देखिए 3 बिंदु देखने हैं। सबसे प्रथम तो गवर्नमेंट केम आउट विथ फिस्कल स्टिमुलस फॉर सेकंड वेव, यानी कि आफ्टर सेकंड वेव, जो दूसरी लहर से जो नुकसानी हुई है, काफ़ी जगहों पे, काफ़ी राज्यों में पार्शियल लॉकडाउन्स लगे, कहीं कहीं राज्यों में कंप्लीट लॉकडाउन लगे। तो इसकी वजह से जो जीडीपी की हालत हुई है, जो ओवरऑल जो अर्थतंत्र है उसकी जो हालत हुई है, जो बीमारू हालत हुई है, उससे बाहर निकलने के लिए यहाँ ये स्टिमुलस लाया गया है। टोटल 17 मेजर्स अनाउंस्ड। जब निर्मला सीतारामन ने यह घोषणा की पूरे स्टिमुलस की, तो इसमें कुल 17 मेजर्स थे, 17 कदम थे जिनके ऊपर सरकार काम करने वाली है। इनमें से 2
पहले अनाउंस्ड हो चुके थे, मगर उनकी डिटेल्स जो है वो यहाँ इस स्टिमुलस के तहत हमें प्राप्त होती है। और तीसरा बिंदु है एस्टिमेटेड टोटल फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, कि सरकार या सरकारी तिजोरी के ऊपर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। तो वो कुल है 6,28,993 करोड़ रुपीस। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। सारे पैसे सरकार को कैश में नहीं खर्चने हैं, ये बात हमें समझनी है। आज दिन तक इस आंकड़े में से मात्र और मात्र 20,000 करोड़ ही सरकार ने नकद दिए हैं। 20,000 करोड़ मात्र और मात्र। इनमें से 2.5 या 3 लाख की मात्र क्रेडिट गारंटी स्कीम है। तो कुल मिला के जो लो आउट है या जो आउटले है वो है 6,28,993 करोड़। इनको नकद नहीं देखना है हमें, ये टोटल है। इनमें क्रेडिट भी आ जाएगी, गवर्नमेंट ने जो नकद पैसे दिए हैं वो भी आ जाएंगे, सारी चीज़ों का ये एक मेल है। तो ओवरऑल हमें फिगर याद रखना है कि गवर्नमेंट आज दिन तक पेंडेमिक के सामने लड़ने के लिए, पेंडेमिक के सामने हमारे अर्थतंत्र को मजबूत बनाने के लिए करीब करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया है या करने वाली है आगे के समय में। मगर याद रखना है ये खर्चा नकद में नहीं होगा, मात्र और मात्र नकद में नहीं होगा, नकद में होगा जरूर, मगर उसका एक पोर्शन होगा। अब देखिए आगे, देखिए जो 2 स्कीम्स है जिनकी जो है जाहिर आती है, जिनको घोषित बहुत ही पूर्व कर दिया था, इनकी डिटेल्स हमें यहाँ मिलती है। 2 मेजर्स है। सबसे प्रथम है एडिशनल सब्सिडी टू डायमोनियम फॉस्फेट एंड NPK फर्टिलाइजर्स, यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर। तो इनमें कृषकों को राहत मिले, इसलिए यहाँ एडिशनल सब्सिडी की जो है प्रावधान रखा गया है। प्लस एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यानी कि जो मुफ्त राशन मिलता है, मुफ्त राशन दुनिया के देश के गरीबों को, ठीक है, तो इसको भी यहाँ एक्सटेंड किया गया और संभवतः नवंबर 2021 तक इसे लंबित कर दिया गया है। तो ये 2 मेजर्स है जो कि अनाउंस्ड हुए थे पहले, मगर यहाँ इनकी डिटेल्स हमें दी गई है। तो इन सारों को मिला के टोटल देयर आर 17 मेजर्स। इनमें से ये 2 पूर्व घोषित अगर निकाल दे तो कुल बचेंगे 15 कदम बचेंगे या 15 मेजर्स बचेंगे, जिनको हम लोग एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन के तहत डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड categories. The first one is economic relief from pandemic, the other one is strengthening public health, and the third one is impetus for growth and employment. ये बहुत ही अहम कंटेंट है परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो किसी भी कक्षा की हो, चाहे वो सनदी सेवा हो, चाहे वो पटवारी की सेवा हो, मगर यहाँ से जो तत्व है वो हमारे लिए ज़रूरी है। सरकार की नीति की दिशा क्या है वो हमें यहाँ से देखने को मिलती है। तो इन सारे पहलुओं को अगर ध्यान में रखें तो ये बहुत ही कंटेंट जो है वो महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए एकदम रिलेवेंट है। अब प्रति एक बड़े जो है क्लासिफिकेशन में हम लोग फर्दर सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। प्रति एक क्लासिफिकेशन में, जिनमें इकोनॉमिक रिलीफ फ्रॉम पेंडेमिक में हम लोग 6 देख सकते हैं सब क्लासिफिकेशन। द फर्स्ट वन इज एडिशनल गारंटी क्रेडिट गारंटी, फिर उसके बाद इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, उसके बाद क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए ये 3 तो क्रेडिट की ही हो गई, तो इनमें सरकार को नकद पैसे नहीं चुकाना है, मात्र और मात्र सपोर्ट देना है। फिर उसके बाद स्कीम फॉर टूरिस्ट गाइड स्टेक होल्डर्स, 1 मंथ टूरिस्ट वीज़ा, और वो भी फ्री, और वो भी तकरीबन 5 लाख तक लोगों को। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ आत्मनिर्भर रोजगार योजना, एडिशनल सब्सिडी फॉर DAP एंड NPK, and after that free food grains under Pradhanamantri Garib Kalyan Anna Yojana. So these are the components, these are the sub-classification of the main broader aspect called economic relief from pandemic. The second broader aspect is strengthening public health, which includes outlay of estimated expenditure to revamp the public health infrastructure with a special emphasis on pediatric care and beds. तो ये यहाँ हमें ध्यान रखना है, क्योंकि संभवतः ऐसा लग रहा है कि जो तीसरी लहर आएगी उनमें जो है बच्चों में भी संक्रमण फैलने की संभावना है। तो एक प्रकार से प्रिकॉशनरी स्टेप यहाँ लिया गया है और सरकार करोड़ों रुपीस, इनफैक्ट थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस यहाँ इन्वेस्ट करने वाली है आने वाले समय में। और उसके बाद देखें तो जो तीसरा ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है वो कहता है इम्पेटस फॉर ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसके तहत हमें 8 अलग अलग स्कीम्स देखनी है या सब क्लासिफिकेशन देखने हैं। सबसे प्रथम रिलीज ऑफ क्लाइमेट रिसिलेंट स्पेशल ट्रेड्स वेराइटीज, यानी कि यहाँ ईल्ड की बात है या क्रॉप की बात है। जो फसल आ रही है
हम लोग समझेंगे, प्रति एक बिंदु को डिटेल्ड वे में समझेंगे, तब जाके हमारा जो उद्देश्य है मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के लिए वो यहाँ सिद्ध होता दिखेगा। और जो एक ओवरव्यू अगर ले तो हम लोग प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आंकड़ों की मदद से चीज़ों को समझ सकते हैं, मगर मैंने यहाँ दूसरा रास्ता चुनना पसंद किया क्योंकि मेंस के पर्सपेक्टिव से भी देखना है, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी देखना है, और एक जिम्मेदारी नागरिक होने के नाते भी हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी सरकार महामारी से जो हमारा अर्थतंत्र प्रभावित हुआ उसे फिर से रिवैम्प करने के लिए, उसे फिर से एक गति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठा रही है। तो सबसे प्रथम रही क्रॉप की बात, दूसरा है रिवाइवल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन। तीसरा बिंदु है स्कीम टू बूस्ट प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स थ्रू नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। फिर उसके बाद बूस्ट एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कवर, देन डिजिटल इंडिया, देन एक्सटेंशन ऑफ टेन्यूर ऑफ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, reform based result linked power distribution scheme, and the last one is new streamlined process for PPP projects and asset monetization। ठीक है, तो these are the broad classification of this particular today's content। ठीक है, आज जो 10 पन्नों का जो दस्तावेज है सरकार ने जो सार्वजनिक किया है उसका ये ब्रॉडर क्लासिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ स्मार्ट आर्ट, मात्र और मात्र समझने के लिए, याद रखने के लिए। अन्यथा अगर आप वो डिटेल्ड रिपोर्ट देखेंगे तो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिवली जो दी गई है, जिनमें से मैंने आपके लिए सॉर्टिंग किया है। अब देखिए आगे वन बाय वन हम लोग देखते जाएंगे। सबसे प्रथम यहाँ से शुरू करेंगे इकोनॉमिक रिलीफ फ्रॉम पेंडेमिक के प्रथम बिंदु से, जो कि एडिशनल गारंटी स्कीम की बात करता है। देखिए एडिशनल गारंटी या क्रेडिट गारंटी स्कीम कह लीजिए, टोटल 1,10,000 करोड़ रुपए की बात है। 1.1 लाख करोड़, 1.1 लाख करोड़, which will be distributed as follow: rupees 50,000 crores for only health sector and rupees 60,000 crore for other sectors apart from health sector including tourism। ठीक है, तो this is the distribution, this is the distribution of this credit guarantee scheme। 50,000 crore rupees for health sector for revamping health infrastructure and 60,000 crore rupees for other sectors apart from health sector including tourism। अब देखिए हेल्थ सेक्टर की बात करें तो लोन्स विल बी चीपर एट 7.95%। अगर किसी को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रिवैम्प करना है, सपोज कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, अब उसको एक्सटेंड करना है अपनी हॉस्पिटल को, जो है उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ानी है, तो उनको लोन मिल सकती है इस पैसों में से, इन पैसों में से, आई एम सॉरी, एंड इट विल बी चार्ज्ड एट 7.95% पर एनम। तो जो आज नॉर्मल रेट्स चल रहे हैं उनसे 2 या 3% कम दर में हमें यहाँ लोन मिल सकती है फॉर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड इट इज एम्ड टू स्केल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेटिंग अनडिजर्व्ड एरिया एक्सटेंडेड अदर देन 8 मेट्रोपॉलिटन सिटी। आज दिन तक क्या था, जब सरकार पहला दूसरा स्टिमुलस लेके आई तो उसमें ये बात करी थी, हेल्थ सेक्टर को लोन देने की बात थी, मगर मात्र और मात्र 8 मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए सीमित थी। मगर अब टायर 1, टायर 2 सिटीज के लिए भी सरकार ने ये दरवाजा खुला कर दिया है, तो यहाँ से लोन मिल सकती है। एंड अदर सेक्टर की बात करें तो लोन इंटरेस्ट विल बी 8.25, इट विल बी स्लाइटली मोर, बट फिर भी वो जो नॉर्मल रेट चल रहा है आज दिन के उससे काफ़ी कम है। प्लस मैक्सिमम लोन की बात करें अंडर दिस स्कीम तो एनी इंडिविजुअल एंटिटी कैन गेट मैक्सिमम लोन अप टू 100 करोड़ रुपी, एंड दैट इज ट्रू फॉर टेन्योर ऑफ 3 years, मैक्सिमम 3 years। तो ये इसकी पहली जो है पहला बिंदु है उसकी डिटेल्स है। फिर दूसरा बिंदु देखें तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसे ECLGS कहा जाता है इन अ शॉर्ट मैनर, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज आत्मनिर्भर पैकेज। इनिशियली इट वॉज लॉन्च्ड एज एक्चुअली आत्मनिर्भर पैकेज, जो यहाँ मैंने आपके लिए लिखा है। प्लस इसका आउटले है 1.50 लाख करोड़। अगर टोटल आउटले की बात करें तो एडिशनल है, इस जो है इस जाहिरात के साथ ये लागत लगी है, मगर अगर टोटल आउटले की बात करें पर्टिकुलर इस योजना के तहत तो टोटल आउटले इज ऑफ रुपीज 2.73 लाख करोड़, विच इज एक्चुअली सैंक्शनड, एंड आउट ऑफ दिस सैंक्शन अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली 2.1 लाख या 2.10 लाख करोड़ आर डिसबर्स्ड ऑलरेडी। ठीक है, 2.10 लाख करोड़ आर डिसबर्स्ड ऑलरेडी। प्लस अगर ये देखें तो स्कीम गॉट वेरी वार्म रिस्पॉन्स। अगर ये स्कीम की बात करें तो ये स्कीम
को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इसकी वजह से सरकार ने इसे एक्सटेंड करने की जो है जाहिरात की या एक्सटेंड करने का निर्णय लिया। फिर आगे देखें तो तीसरा बिंदु कहता है क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। देखिए यहाँ इस स्कीम से जो सबसे छोटे बोरोवर्स है, जो स्मॉलेस्ट बोरोवर्स है, उनको फायदा हो सकता है। कैसे समझते हैं। गारंटी टू शेड्यूल बैंक्स, शेड्यूल बैंक्स को ये गारंटी दी जाएगी सरकार के द्वारा कि भाई आप लोन दो। शेड्यूल बैंक्स लोन देगी एनबीएफसीज को, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को। शेड्यूल बैंक्स विल प्रोवाइड लोन टू NBFCs and mutual fund investment, and they will actually provide loans to the borrowers, individual borrowers, maximum up to 1.2 lakh per entity, and that too for approximate 25 lakh borrowers। ठीक है, तो यह एक स्कीम से लगभग 25 लाख से अधिक स्मॉल बोरोवर्स जो है उनको फायदा मिलने वाला है। तो अपने आप में ये इकोनॉमी को रिवैम्प करने में जो है एक प्रकार से मदद करेगा, क्योंकि यहाँ लोन लेगे जो कोई जो उपभोक्ता है, जो लोन लेने वाला है, जब वो लोन लेगा तो वो पैसे अर्थतंत्र में खर्च करेगा, चाहे वो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हो या अपना घर हो, चाहे वो व्हीकल हो, चाहे वो एजुकेशन हो, ठीक है, या अन्य कोई भी चीज़ हो, तो वो अपने आप में अर्थतंत्र में ही पैसे डालेगा। तो इससे एक स्पीड जो है या एक स्पार्क जो है वो हमारे तंत्र में देखने को मिल सकता है। प्लस ऑलरेडी ₹7500 करोड़ आर डिसबर्स्ड, 7500 करोड़ रुपए ऑलरेडी इसमें डाल दिए गए हैं सरकार के द्वारा इन बैंकों और एनबीएफसीज के माध्यम से। फिर उसके बाद देखें तो हमें देखना है एक स्कीम है जो कि टूरिस्ट या टूरिस्ट क्षेत्र के संबंधित जो कोई स्टेक होल्डर्स है जिनका हित उसमें है उनके लिए है, प्लस विदेशियों के लिए भी है। देखेंगे कैसे है। New scheme announced. It is a new scheme which is announced by this particular advertisement. It will provide working capital और personal loans। जिन टूरिज्म के साथ, टूरिज्म क्षेत्र के साथ संबंधी जो व्यक्ति है, जो उनके उनका जो व्यवसाय चले गए हैं, ठीक है, ड्यू टू दिस पेंडेमिक, क्योंकि जैसे मैं मालूम है कि ट्रैवलिंग इज रिस्ट्रिक्टेड, गैदरिंग ऑफ पीपल इज रिस्ट्रिक्टेड, काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हमें देखने को भी मिलते हैं, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर ट्रैवलिंग में इत्यादि। तो इसकी वजह से यह सेक्टर बहुत ही जो है मंदी से गुजर रहा है, ठीक है। तो इस सेक्टर को फिर से रिवाइव करने के लिए यहाँ ये सरकार ये स्कीम लेकर आई है, जिसके तहत जो टूरिस्ट गाइड हो या टूरिज्म स्टेक होल्डर हो, अगर उनको वर्किंग कैपिटल चाहिए, अगर उनको पर्सनल लोन चाहिए अपने जो ऋण है उनको भरपाई करने के लिए, नया बिजनेस शुरू करने के लिए, तो यहाँ उनको जो है लोन मिल सकती है। टोटल 10,700 रीजनल टूरिस्ट गाइड एंड स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड्स can be beneficial for this. They are qualified for this particular scheme, and 1,000 travel and tourism stakeholder। ठीक है, तो ये दो वर्ग है जो कि अपने आप में टूरिस्ट या टूरिज्म क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इनको यहाँ लोन देने की बात की गई है। मैक्सिमम लोन अंडर दिस विल बी प्रोवाइडेड। अगर ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर की बात करें तो उनको अप टू 10 लाख रुपीज़ की लोन मिल सकती है। देखिए जो स्टेक होल्डर्स है यहाँ जो लिखा गया है ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर, यह इनडायरेक्ट होते हैं, ठीक है। वे समझ लीजिए कि कोई होटल का मालिक है जो कि अपने आप में टूरिस्ट डेस्टिनेशन में है और टूरिस्ट आना बंद हो गए पेंडेमिक की वजह से, उसका धंधा जो है वो बंद हो गया, उसके ऊपर ऋण चढ़ गया अपने स्टाफ को जो है सैलरी देने के लिए, ठीक है। तो ऐसे कामों के लिए जो टूरिज्म एंड ट्रैवल स्टेक होल्डर्स है वे 10 लाख तक की लोन ले सकते हैं, और वहीं जो ट्रैवल गाइड है इंडिविजुअल, वे पर्सनल लोन के रूप में 1 लाख तक लोन ले सकते हैं, अपने ऋण चुका सकते हैं, या अन्य कोई नए व्यवसाय में अगर उसे ज़रूरत हो तो वहाँ भी अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से पूंजी जो निर्माण हो सकती है टूरिस्ट एंड ट्रैवल क्षेत्र के साथ संबंधी उसके स्टेक होल्डर्स की। प्लस दूसरी स्कीम भी उसके साथ ही जुड़ी हुई है, वो कहती है कि भारत में टूरिज्म क्षेत्र को बूस्ट करने के लिए पूरे विश्व में या विश्व के विदेशी नागरिकों को भारत आने के लिए मुफ्त में वीज़ा दिया जाएगा, और ऐसे 5 लाख मुफ्त वीज़ाओं के वितरण होंगे मार्च 31, 2022 तक। तो ये एक टारगेट रखा गया है। अगर 5 लाख इश्यू उसके पहले हो जाए, डेडलाइन के पहले, तो
तभी स्कीम समाप्त हो जाएगी। मगर अगर 5 लाख जो है पंजीकरण या मुफ्त वीज़ा नहीं बांटे गए तो ये स्कीम 2020 के मार्च 31 तक चल रही है। ठीक है। न्यू स्कीम बूस्टिंग टूरिज्म सेक्टर, फ्री वीजाज टू बी प्रोवाइडेड टू एवरी फॉरेन विजिटर। इस स्कीम का फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हो सकता है 100 करोड़ रुपीस। ठीक है। 100 करोड़ रुपए सरकार अपनी जेब में से देंगे मुफ्त वीजा के तौर पर, या एक प्रकार से सरकार को घाटा भी हो सकता है कि जो पैसे यहाँ जमा होने वाले थे वीजाज देने के जो है इस प्रोसेस में, वो यहाँ अब जमा नहीं होंगे। ठीक है। तो लगभग कहा जा रहा है कि इससे 100 करोड़ का प्रभाव सरकारी तिजोरी या खजाने के ऊपर पड़ने वाला है। प्लस यह स्कीम किसी एक व्यक्ति को एक ही बार मुफ्त वीजा देगी। ठीक है। ये भी यहाँ इस स्कीम में मेंशन है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर मैंने उचित समझा आपको यहाँ रेफरेंस देना। फिर उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत योजना विच वॉज लॉन्च्ड इन October 1, 2020। देखिए, यह एम्प्लॉयर्स के लिए है। जो एम्प्लॉयर्स अपने यहाँ न्यू एम्प्लॉयमेंट करेंगे, अपने यहाँ एसेट जनरेशन करेंगे, या जो रिस्टोरेशन ऑफ लॉस करेंगे EPFO की मदद से, तो उनको यहाँ इंसेंटिवाइज करने की बात है। यानी कि इट इज स्ट्रिक्टली फॉर एम्प्लॉयर्स। ठीक है। प्रीलिम में एक वाक्य में भी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर स्कीम किन समूहों के ऊपर जो है लागू होती है। एंटरप्रेन्योर दिए गए हैं, इन्वेस्टर्स दिए गए हैं, या MSME होल्डर्स या MSME जो ऑनर्स है वो दिए गए हैं, और वहाँ एक साइड एम्प्लॉयर्स दिए गए हैं। ठीक है। तो ऐसा दस्तावेजों की यही खूबी होती है कि इनमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें जानने को मिलती है। आंकड़े मिलते हैं, ताज़ा आंकड़े मिलते हैं, सरकारी आंकड़े मिलते हैं, प्लस कई सारी सरकारी योजनाओं का जिक्र होता है। योजनाओं की जो डिटेल्स होती है उनका जिक्र यहाँ होता है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि ऐसे एक दस्तावेज को पढ़ने से हमें जो है मल्टीपल सब्जेक्ट्स में फ़ायदा हो सकता है, और इसीलिए हम लोग यहाँ इसे ऐसा डिस्क्रिप्टिवली देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ देखना है हमें न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, रिस्टोरेशन ऑफ लॉस किया EPFO की मदद से। ठीक है। तो ये सारे एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिवाइज करा जाएगा। टिल 18 जून 2021 benefit of rupees 902 crore given to 21.42 lakh beneficiaries of 79,577 establishment। ठीक है। तो ये आंकड़ा है, इनमें याद रखने का आंकड़ा यही है। कुल आज दिन तक 902 करोड़ के बेनिफिट्स दिए गए हैं एम्प्लॉयर्स को। प्लस द स्कीम ऑफ द डेट इज एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 2022, क्योंकि ये स्कीम अच्छी है और एम्प्लॉयर्स को एक प्रकार से उनका जो मोरल है वो बूस्ट करने में कामयाब है। फिर उसके बाद देखें तो एडिशनल सब्सिडी फॉर डाइअमोनियम फॉस्फेट एंड NPK फर्टिलाइजर्स, ये एक प्रकार से कृषकों के लिए फ़ायदा है। इसका अनाउंसमेंट हो गया था, मगर डिटेल्स जो है वो इस अनाउंसमेंट के दौरान रिवील की गई है। जो एग्जिस्टिंग सब्सिडी है उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 42,275 करोड़ रुपीस। ठीक है। इट वॉज एक्चुअली हाफ ऑफ द अमाउंट in the previous year, which means approximately 25,000 or 27,500, I'm sorry, जो यहाँ दृश्यमान है in the financial year 2020-21, यानी कि पिछला। इस साल इसको बढ़ाकर 42,275 करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्लस फार्मर्स आर टू बी बेनिफिटेड एडिशनली बाई रुपीज 14,775 करोड़, विच कैन बी बाइफरकेटेड एज फॉलो, जिनमें से इन 14,000 में से 9,000 की सब्सिडी DAP की खरीदी में मिलने वाली है कृषकों को, और वहीं 5,650 करोड़ की सब्सिडी NPK फर्टिलाइजर्स को खरीदने में कृषकों को मिलने वाली है, जो अपने आप में इनडायरेक्टली कृषकों की जो लागत है अपने फसल की वो कम करेगा और बेनिफिशियल होगा कृषकों के लिए, उनका मुनाफा जो है वो बढ़ेगा। फिर उसके बाद देखें तो हमें देखना है फ्री फ्रूट ग्रेन्स अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। In financial year 2020-21, government spent rupees 1,33,972 करोड़। ठीक है। ये सरकार का वास्तविक जो है उनका एक्सपेंस है, क्योंकि जब प्रोक्यूरमेंट होती है तो सरकार को पैसे देने पड़ते हैं, वो प्रोक्यूर किए जाते हैं, वेयरहाउस में स्टोर किए जाते हैं, फिर ज़रूरत पड़े उस तरह लॉजिस्टिकली उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जाता है। तो ये सरकार का वास्तविक खर्चा है। पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने
मुफ्त राशन देने के लिए देश के गरीबों को इतने पैसे खर्च कर दिए हैं। इनिशियली द स्कीम वाज लॉन्च्ड फॉर अप्रैल टू जून। ठीक है, जब प्रथम पैंडेमिक आया, प्रथम लॉकडाउन आया, तो पहले 3 या 2 महीनों के लिए ही इस स्कीम को लागू करने की बात की गई थी, मगर हालत को देखते हुए सरकार ने तो फैसला लिया, इट एक्सटेंडेड टू नवंबर 2020। ठीक है, फिर धीरे धीरे भारत में परिस्थिति जो है वो नॉर्मल होने लगी, अनलॉकिंग प्रक्रिया शुरू होने लगी, वहाँ दूसरा वेरिएंट आया, दूसरा वेव आया, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर योजना को फिर से रिलॉन्च करना पड़ा और मई 2021 में इसको फिर से रिलॉन्च करना पड़ा और ये नवंबर 2021 तक चलेगी। फिर बाद में देखना है, फ्यूचर इज अनसर्टेन, तीसरी वेव आएगी, कैसे भारतीय अर्थतंत्र को हिट करेगी, क्या लॉकडाउन होंगे, इत्यादि इत्यादि चीज़ों के ऊपर ये बात अब यहाँ निर्भर होने वाली है। फिर आगे देखें तो देखिए, इस स्कीम के तहत सरकार जो है वो प्रति गरीब को, भारत के प्रति गरीब को 5 किलो राशन मुफ्त देगी या दे रही है प्रति माह, प्रति व्यक्ति। इसकी जो एस्टिमेटेड फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है वो है ₹93,869 करोड़। देखिए, ये तो मात्र मई टू नवंबर 2021 की बात है। ठीक है, इतने महीने हैं, अगर मुफ्त सरकार अनाज देगी देश के गरीबों को तो इतना पैसा खर्च होगा। मगर इस पर्टिकुलर योजना के तहत टोटल कॉस्ट जो है राइट फ्रॉम द लॉकडाउन फर्स्ट टू राइट नाउ इज अबाउट अप्रोक्सीमेटली 2,27,841 करोड़ रुपीज़। देखिए, इन आंकड़ों को हमें बहुत ही प्रिसाइसली याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मगर हमें एक प्रकार से आइडिया होना चाहिए। सपोज यहाँ 2,27,000 है तो हमें मालूम होना चाहिए कि सरकार ने आज दिन तक 2.25 लाख प्लस करोड़ रुपीज़ जो है वो जो है उनका खर्च कर दिया है। तो एक मोटा मोटा हमें आइडिया ज़रूरी है यहाँ होना। तो ये बात रही फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की। अब आगे देखें तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि पब्लिक हेल्थ सेक्टर को रिवैम्प करने की बात करता है। सरकार उसके लिए भी कार्यशील है, क्योंकि थर्ड वेव जो है वो जो है इट कैन हिट इंडिया एनी टाइम। वैक्सीनेशन अभी हो नहीं रहा, बहुत ही मंद गति से चल रहा है। तो ऐसे में सरकार यहाँ पब्लिक हेल्थ को रिवैम्प करने के लिए एक्सपेंडिचर का प्लान लेकर आई है, जिसके तहत तकरीबन 23,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी पब्लिक हेल्थ, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को, उनकी संरचनाओं को अच्छा बनाने के लिए। इट इज़ अ न्यू स्कीम, ये यहाँ हमें समझना होगा या याद रखना होगा कि ये नई स्कीम है, कोई पुरानी स्कीम में अपडेशन नहीं है। देखिए, विथ फोकस ऑन इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, ये नई स्कीम है जो फोकस करती है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के ऊपर। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस यानी कि तीसरी लहर की तैयारी, विथ अ स्पेशल एम्फोसिस ऑन पेडियाट्रिक केयर एंड बेड्स, यानी कि बच्चों के लिए, जैसे हमने जिक्र किया इस वाक्य की शुरुआत में ही कि तीसरी लहर संभवतः बच्चों को भी प्रभावित कर सकती है, बच्चों के ऊपर भी आक्रमण हो सकता है। तो यहाँ उनके लिए भी जो है सुविधा हो, उनके लिए भी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस हो, इस तरह कुछ ये स्कीम का निर्माण किया गया है। और ऐसे ही ये 23,000 करोड़ रुपए जो है खर्च भी होने वाले हैं। देखिए, पॉइंट्स फॉर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए मैंने आपके लिए यहाँ एक टेबल तैयार किया है ताकि इन बिंदुओं को समझने में हमें आसानी रहे। देखिए, पॉइंट्स फॉर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, देयर आर सेवरल, वी विल गो थ्रू इट क्विकली। फर्स्ट वन, ह्यूमन रिसोर्स ऑगमेंटेशन, यानी कि जो हॉस्पिटल्स है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भर्ती की जाए, स्किल्ड लोगों की भर्ती की जाए, जो मेडिकल इंटर्न्स हैं उनकी भर्ती की जाए, जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं उनकी भर्ती की जाए, ताकि किसी भी प्रकार किसी भी इमरजेंसी के समय ह्यूमन रिसोर्स क्रंच ना हो। फिर उसके बाद इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ आईसीयू बेड्स, यस, मैक्सिमम आईसीयू बेड्स की अवेलेबिलिटी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाई जा सकती है। ऑक्सीजन सप्लाई एट डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तालुका लेवल। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट्स, मेडिसिन, जो सेकेंड वेव में मैंने देखा, वेंटिलेटर नहीं थे, ऑक्सीजन के जो मास्क होते हैं वे नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, जो फेबी फ्लू भारत में जो है बहुत एक कॉमन जो है दवाई है कोरोना के सामने लड़ने के लिए, वो भी नहीं थी। रेमडेसिविर इंजेक्शंस नहीं थे। फिर उसके बाद ब्लैक फंगस के लिए जो इंजेक्शन आता है वो भी नहीं था। तो यह सारे क्रंच से बचने के लिए यहाँ सरकार ने इस स्कीम को लाया है या लाने का प्रयास कर रही है। इसके तहत पैसों का खर्च होगा, पैसे खर्च होंगे तो यहाँ सुविधाएं उत्पन्न होगी। फिर उसके बाद
access to teleconsult, it's a very important thing in this particular time of pandemic. ठीक है, क्योंकि ऐसे माहौल में लोग जो है वे घर से बाहर निकल नहीं सकते, और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से डिजीज्ड है, अपने आप में बीमार है, उनके लिए ये टेलीकंसल्टेशन बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। स्ट्रेंथनिंग एम्बुलेंस सर्विसेज, नंबर ऑफ एम्बुलेंसेज, उनके ह्यूमन रिसोर्स, उनके ड्राइवर, उनके स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, ठीक है, तो ये सारे एम्बुलेंस सर्विस को भी अच्छा बनाने का प्रयास इस स्कीम के तहत होने वाला है। फिर एनहांसिंग टेस्टिंग कैपेसिटी, सपोर्टिव प्रिपेयर्डनेस, टेस्टिंग कैपेसिटी शुड बी रिवैम्प्ड अप। ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ जो है संक्रमण के मामले हो, उनकी जांच हो, उनके तपास हो, यानी कि नंबर ऑफ रिपोर्ट्स ज़्यादा हो। और स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटी फॉर सर्विलियंस एंड जीनोम सीक्वेंसिंग। सर्विलियंस यानी कि ट्रैकिंग, पहले ट्रैक करेंगे, फिर उसके बाद आप उसको ट्रीटमेंट करेंगे, तो सर्विलियंस अच्छा होना चाहिए। और जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा, ताकि हम लोग अच्छे से जो है म्यूटेशन से, जो म्यूटेशन हो रहा है उनसे बच सके। नए म्यूटेशन की जो स्ट्रक्चर है, जो डीएनए, हम उनको पहचान सके और उस हिसाब से हमारा वैक्सीनेशन कार्यक्रम कर सके। तो दिस आर सम पॉइंट्स फॉर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस विच आर डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। अब तीसरा बिंदु है जो कि अपने आप में इम्पेटस है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वृद्धि के लिए, विकास के लिए। 8 बिंदु है, एक के बाद एक इसी तरह देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे प्रथम है रिलीज ऑफ क्लाइमेट रिसिलिएंट ईल्ड्स, यानी कि जो फसल है, आज दिन तक ग्रीन रिवोल्यूशन के तहत हम जो फोकस कर रहे थे, वो फोकस था हाई यील्ड क्रॉप्स के ऊपर, यानी कि जो फसल सबसे ज़्यादा हमें पाक दे, सबसे ज़्यादा हमें वॉल्यूम दे। मगर कभी भी हमारा फोकस नहीं गया कि वो न्यूट्रिशन, इट इज़ लैक्ड बाय न्यूट्रिशन, प्लस इट इज़ एक्चुअली चैलेंजिंग इन द टर्म्स ऑफ क्लाइमेट, बिकॉज इट्स नॉट क्लाइमेट रिसाइलेंट। ठीक है, तो अब फोकस जो है वो बदला है इस नीति के तहत। इस नीति के तहत अब ऐसे फसल के बारे में सोचा जाएगा, ऐसे फसल के बारे में काम किया जाएगा जो फसल अपने आप में पोषण युक्त हो, क्लाइमेट के साथ रिसाइलेंट हो। ठीक है, तो ऐसी कई सारी फसलों की प्रजातियों के साथ ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च भारत को ऐसी 21 बायो फोर्टिफाइड फसलें समर्पित करेगा पूरे भारत को। तो वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ऐसे क्लाइमेट चेंज के माहौल में, पेंडेमिक के माहौल में। जो मैंने यहाँ आपको बात दी, अर्ली फोकस जो था वो था हाई यील्ड क्रॉप्स के ऊपर, और अटेंशन जो था वो इनके ऊपर नहीं था। न्यूट्रिशन वाज वेरी लो, क्लाइमेट रिसाइलेंस नहीं था, इट वाज एक्चुअली चैलेंजिंग। तो अब जो क्रॉप्स या यील्ड जो है वो जो ICAR के द्वारा डेवलप की गई है वो बायो फोर्टिफाइड है, यानी कि वो क्लाइमेट रिसाइलेंट भी है प्लस बायो फोर्टिफाइड है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स के जो है उसके हिसाब से बहुत ही एनरिच है। उसमें विटामिन A है भरपूर, उसमें जिंक भरपूर मिलता है, उसमें प्रोटीन्स मिलते हैं। तो ऐसी प्रजातियों के साथ, ऐसे फसलों की प्रजातियों के साथ ICMR कुल 21 को भारत को समर्पित करेगा। 21 जो है प्रकार की ऐसी वेराइटीज भारत को समर्पित करेगा। जो मैंने बातें आपको बताई वही सारी चीजें हैं, ये एक बात नहीं है। इट इज ऑल्सो टॉलरेंट टू डिजीज। जो फसल में बीमारी होती है ये उससे भी जो है रक्षा देती है फसल की। ठीक है, तो अपने आप में बायो फोर्टिफाइड जो यील्ड्स है वो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। 21 such varieties will be dedicated to nation, which includes variety of rice, peas, millet, maize, soybean, etc., etc., etc. ठीक है, तो ये अपने आप में भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद हम लोग कह सकते हैं। फिर उसके बाद देखें तो हमें रिवाइवल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन देखना है। देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जैसे हमें मालूम है, 7 सिस्टर्स वगैरह जो एरिया है, उनके कृषकों को फायदा मिले, उनकी जो उत्पाद है, कृषक उत्पाद है, उनको बाजार में दाम मिले, अच्छा दाम मिले। इन सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका गठन हुआ था। एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1982। It supports farmers from northeastern region for getting remunerative prices for agri-horticulture produce. Agriculture and horticulture produce के लिए जो कृषक वहाँ जो है फसल उगाते हैं उनको अच्छा दाम मिले, वे मोटिवेट हो
जो है खेती करने के लिए, अच्छे से अच्छी खेती करने के लिए, उसके लिए ये इसकी स्थापना की गई थी। इट्स एम इज टू एनहांस एग्रीकल्चर procurement, processing, marketing and infrastructure. The whole chain is here, and the objective behind the establishment of national, northeastern regional agricultural marketing is to enhance, first of all, agriculture यानी कि production enhance करना है यहाँ, then to enhance procurement यानी कि जो खरीदी की जो प्रक्रिया है उसे भी अच्छा करना है ताकि इन लोगों को दाम मिले। फिर बाद में प्रोसेसिंग अच्छा करना है, बेहतर मार्केटिंग उसका अच्छा करना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि प्रोसेसिंग के बाद स्टोरेज, वेयर हाउसेज, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये सारी चीज़ों को रिवैम्प करना है। तो ये इसका मूलभूत उद्देश्य है इस पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कोऑपरेशन का। ये एक प्रकार की बड़ी मंडी है, ठीक है, जो कि अपने आप में कलेक्टिव है और सारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को रिप्रेजेंट करती है। फिर उसके बाद यहाँ देखें तो देर आर टोटल 75 फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस विच आर एक्चुअली associated with this particular agricultural corporation. 75 farmer organizations. These are the questions which can be asked in preliminary examinations. ठीक है, फिर आगे देखें तो there are total 13 geographical identification crops. ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, which are also associated with this North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation. ठीक है, तो ये सारे बिंदु है जो कि हमें प्रिलिमिनरी में उपयोग हो सकता है। और इस पर्टिकुलर मंडी को रिवाइव करने के लिए सरकार जो है तकरीबन 77.45 करोड़ रुपीस खर्च करने वाली है, तब जाके ये पूरी मंडी रिवाइव होगी। इनका जो उद्देश्य जो बना है वो उद्देश्य जो है हासिल करने के लिए तैयार होगी। तो ये बात रही नॉर्थ ईस्टर्न एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की। अब आगे देखें तो स्कीम टू बूस्ट प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स थ्रू नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। देखिए यह एक ट्रस्ट है, NEIA, यह एक ट्रस्ट है, प्लस जो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स होते हैं ये देखना है। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स ऐसी चीज़ों का एक्सपोर्ट है जो अपने आप में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए काम आती हो, प्लस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट हो। तो अगर आप कोई इंजीनियरिंग गुड का एक्सपोर्ट कर रहे हैं देन इट विल बी टर्म्ड एज ए प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट। तो अब यहाँ चीज़ों को समझते हैं। NEIA ट्रस्ट प्रमोट्स मीडियम एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स का मतलब अब हमें मालूम है, कोई भी चीज़ जो कंस्ट्रक्शन में यूज हो, जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट हो, इन चीज़ों को प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स कहा जाता है। इट प्रोवाइड्स कवर टू बायर्स क्रेडिट। बायर्स क्रेडिट को यानी कि एक प्रकार से जो इंपोर्टर है उसको यह एक कवर प्रदान करती है इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस। NEIA till date supported 211 projects total, which were in the value of rupees 52,860 crores in 52 countries. ठीक है, तो ये आज दिन तक इसका काम है। इसको और एनेबल किया गया है अगले 5 वर्षों तक, और संभवतः इससे एडिशनल 33,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स एक्सपोर्ट्स एनेबल किए जा सकते हैं। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, तो इस दिशा में सरकार जो है वो आगे बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर रही है, फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू को बूस्ट कर रही है, GDP को बूस्ट कर रही है। ठीक है, अल्टीमेटली दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू रिवाइव अवर इकोनॉमी। फिर उसके बाद देखें तो बूस्ट एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कवर है, जिसे संक्षिप्त में ECGC कहते हैं। ECGC प्रमोट्स एक्सपोर्ट, इट प्रोवाइड्स क्रेडिट इंश्योरेंस सर्विस। प्रोडक्ट सपोर्ट अराउंड 30%। सारी चीज़ों के ऊपर ये कवर नहीं देती, मगर हमारा जो भारत का कुल मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है उनके 30% प्रोडक्ट के ऊपर ये स्कीम लागू होती है। यह बिंदु महत्वपूर्ण है प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। इक्विटी टू बी इन्फ्यूज इन ECGC ओवर 5 years इज रुपीज 88,000 करोड़। यस, इस स्कीम के तहत अगले 5 वर्षों में इतनी इक्विटी इसमें इन्फ्यूज की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस कवर दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस भी बूस्ट हो, फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू हो। फिर उसके बाद देखें तो डिजिटल इंडिया के तहत तो भारत नेट प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तहत भारत की सभी ग्राम पंचायतों को फाइबर ऑप्टिकल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने का
जो एक लक्ष्य है, बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। देखिए आउट ऑफ 250,000 यानी कि 250,000 ग्राम पंचायत, 156,233 ग्राम पंचायत आर ज्वाइंड विथ सर्विस, यानी कि फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के साथ इनको जोड़ा गया है, या दे हैव रिसीव्ड सर्विस ऑफ ब्रॉडबैंड कह सकते हैं। प्रपोज्ड टू इम्प्लीमेंट भारत नेट इन 16 स्टेट्स इन पीपीपी मॉडल। यस, ये भी एक नया प्रपोजल है कि भारत नेट का इम्प्लीमेंटेशन चयनित 16 राज्यों में करना है, और वो भी पीपीपी मॉडल से, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। थोड़ा पैसा सरकार लगाएगी, थोड़ा पैसा प्राइवेट जो पूंजीवादी है वे लगाएंगे, कैपिटलिस्ट है वे लगाएंगे, और इस तरह व्यवसाय जो है वो आगे चलेगा। और इसके लिए तकरीबन 19,000 करोड़, तकरीबन yes, for this additional 19,041 crores will be provided for this PPP model. अगर टोटल आउटले की बात करें भारत नेट की, तो इंक्लूडिंग दिस 19,000 करोड़, इट विल बिकम 61,109 करोड़। अप्रोक्सीमेट हम लोग 61,000 कह सकते हैं, 61,000 करोड़ भारत नेट का टोटल आउटले, इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट। ठीक है, तो ये आज परिस्थिति है, और इससे भारत की सारी जो पंचायतें हैं, लगभग 16-17 लाख पंचायत है भारत में, इनको जोड़ा जाएगा फाइबर ऑप्टिकल से। तो ये अपने आप में एक प्रकार से डिजिटल डिवाइड को भी खत्म करेगा। तो काफ़ी सारे पहलुओं के ऊपर इन सरकारी योजनाओं का प्रभाव होता है, जो हमें बहुत ही सूक्ष्म नज़र से देखना होता है। अब आगे देखें तो एक्सटेंशन ऑफ टेन्यूर ऑफ पीएलआई स्कीम। पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। देखिए, जब पेंडेमिक से हमें उभरना है तो पहले तो सप्लाई शॉक को खत्म करना पड़ेगा, फिर डिमांड शॉक को खत्म करना पड़ेगा। सप्लाई शॉक को कैसे खत्म किया जाए? ज़्यादा से ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरर्स है उन्हें इंथुसियाज्म या जो है एक प्रकार से उन्हें मोरल सपोर्ट देना चाहिए। तो यहाँ सरकार ने प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, उसके लिए मोरल सपोर्ट प्रदान करने के लिए एक इंसेंटिव स्कीम लाई है सरकार ने। थोड़ी पुरानी स्कीम है, मगर कुछ फेरफार यहाँ किए गए हैं। देखिए, यह स्कीम जो है वो 4 से 6% इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। ठीक है, ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ एनी मैन्युफैक्चरर। सपोज आप समझिए 2019 में आपका सेल्स 100 था, और वहीं 2020 में यह 100 सेल्स जो है वो हो गया 200। ठीक है, तो आपके सेल्स में तकरीबन 100% की वृद्धि आई। अब यह 100% के 6% ले लीजिए आप, तो आपको 6 रुपये अलग से गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी, क्योंकि आपने आपका जो प्रोडक्शन है या जो आपका जो सेल्स है वो बढ़ाने का प्रयास किया और बढ़ाया भी। ठीक है, तो एक प्रकार से सप्लाई शॉक को कम करने के लिए सरकार यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग को जो है मोरली बूस्ट करेगी। स्कीम ड्यूरेशन इज फॉर 5 years, बेस ईयर इज टू बी कैलकुलेटेड एज 2019-2020, एंड द एक्सटेंशन इज डन फॉर 1 year मोर। ठीक है, 1 वर्ष और के लिए यह स्कीम को जो है फिर से लंबित कर दिया गया है। फिर उसके बाद देखें तो रिफॉर्म बेस्ड रिजल्ट लिंक पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम हमें देखनी है। देखिए, ये पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली इट इज डेडिकेटेड टू डिस्कॉम्स। इट इज एक्चुअली फाइनेंशियल असिस्टेंस गिविंग स्कीम, बट डेडिकेटेड टू ओनली डिस्कॉम्स, दोज हु आर जनरेटिंग पावर्स। स्कीम इज रिवैम्प्ड। स्कीम थी मगर उसे थोड़ा लंबा बड़ा कर दिया गया है। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डिस्कॉम्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, अपग्रेडेशन ऑफ सिस्टम, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट। देखिए, जो डिस्कॉम्स अपने प्लांट में ये सारी चीज़ें करेंगे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना तय है। इंफ्रास्ट्रक्चर अपना अच्छा बनाएंगे, रिनोवेट करेंगे, अपनी जो सिस्टम है उसको अपग्रेड करेंगे, यानी कि जो ओल्ड टेक्नोलॉजी थी उनमें से स्विच करेंगे न्यू टेक्नोलॉजी में, तो यहाँ फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलने पात्र है। कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, ये सारी चीज़ों में इनको यानी कि डिस्कॉम्स को सरकार की तरफ से वित्तीय एक प्रकार से मदद मिल सकती है। इस पर्टिकुलर स्कीम की जो अनाउंसमेंट है वो बजट में हुई थी
2021-22 के, और इसका टोटल आउटले है 3,03,058 करोड़, यानी कि 3,03,058 करोड़ रुपीस का इसका आउटले है, जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है, या शेयर कह लीजिए, ₹97,631 करोड़। ठीक है, तो इस प्रकार से यह स्कीम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और डिस्कॉम्स को अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए, प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए, अपनी सिस्टम्स को अपग्रेड करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास यहाँ सरकारी हो रहा है। फिर उसके बाद देखें तो आखिरी बिंदु है जो कि कहता है न्यू स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस फॉर पीपीपी प्रोजेक्ट्स एंड एसेट मोनेटाइजेशन। देखिए, पीपीपी प्रोजेक्ट जिसका कॉन्सेप्ट में मालूम है, सरकार भी भागीदार है, निजी लोग भी भागीदार है, मगर इनका अमलीकरण जो है वो बहुत ही मंद गति से हो रहा है। तो इसका अमलीकरण अच्छा हो, ऐसे मॉडल्स को त्वरित ही अप्रूवल्स मिले, वो सारी चीज़ों को यहाँ ध्यान में रखते हुए यह नई नीति का निर्माण किया गया है। न्यू पॉलिसी टू बी फ्रेम्ड फॉर appraisal and approval of PPP, and its aim is to speedy clearance of project। ठीक है, जो आज स्पीडी क्लियरेंस नहीं होता है उसको स्पीडी क्लियरेंस बनाने के लिए यह नई स्कीम इस उद्देश्य के साथ लाई गई है सरकार के द्वारा। तो ये सारी चर्चा थी प्रिंसिपल कंटेंट की, जो हमने देखा, जो हमारा दूसरा चरण था। ठीक है, 3 ब्रॉडर कैटेगरीज थी, 3 ब्रॉडर कैटेगरीज में भी हम लोग सब क्लासीफाई करके एक एक बिंदु को यहाँ हमने विस्तारपूर्वक देखा। जो कुछ प्रावधान हमें समझने थे वो देखे, फिनेंशियल इम्प्लीकेशंस इन द टर्म्स ऑफ फिगर देखे। अब यही दस्तावेज से एक टेबल मैंने आपके लिए लिया है, जो कि अपने आप में जो है आंकड़ों की एक मायाजाल है। सारी खर्च की बात जो सरकार ने कही वो यहाँ एक टेबल में आपके सामने है। इसको रटना ज़रूरी नहीं है, मगर आप मात्र और मात्र एक बार इसके ऊपर जो है एक बार ध्यान कर सकते हैं। जस्ट गो थ्रू इट, यह हमें याद नहीं रखना है, मगर चीज़ों को समझने के लिए यह थोड़ा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। नेट में भी उपलब्ध है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, बहुत ही इजीली अवेलेबल डॉक्यूमेंट है। और जो सारी चीज़ों की हमने बात की वही सारी चीज़ों को यहाँ हमारे सामने रखा है। देखिए, वही आंकड़े हैं, 1,10,000 करोड़, 1,50,000 करोड़, 7,500 करोड़, 100 करोड़ फॉर दैट फ्री वीज़ाज, फिर 14,775 करोड़ जिनको हमने फर्दर बाइफर्केट किया 9,000 में और 6,000 में। ठीक है, डीएपी और एनपीके के लिए। फिर बाद में 93,896 करोड़ फॉर मई टू नवंबर 21 मुफ्त राशन। फिर 15,000 करोड़ पब्लिक हेल्थ के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे आंकड़े हैं। ये इसका ग्रांड टोटल है, जो कहता है टोटल फिनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ ₹6,28,993 करोड़। जो फिगर हमने हमारी शुरुआत में देखा था वो यहाँ टैली होता में दिख रहा है। तो ये पूरा लेखा जोखा है हमारे दूसरे वेव के बाद के स्टिमुलस का, जो कि सरकार हमारे सामने लेकर आई थी। काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से निकल सकते हैं, काफ़ी सारे तथ्यात्मक आंकड़े भी देखे, तथ्यात्मक माहिती भी देखी। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास एक मॉडल क्वेश्चन है जो कि प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर आधारित है, जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित कथनों के ऊपर हमें विचार करना है। 4 कथन हमारे सामने है। सबसे प्रथम कहता है भारत 31 मार्च 2022 तक 5 लाख विदेशियों को मुफ्त वीज़ा देगा। दूसरा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लाभार्थी को अगले 5 वर्ष तक मुफ्त राशन दिया जाएगा, अगले 5 वर्ष तक। तीसरा कहता है 21 रक्षित यानी कि फोर्टिफाइड फसल राष्ट्र को समर्पित की जाएगी, बायो फोर्टिफाइड कहना उचित रहेगा। और चौथा कहता है कि NERMAC यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन के साथ 150 कृषक संगठन जुड़े हुए हैं। आपको इनमें से सत्य कथन चाहे एक हो चाहे एक से अधिक हो, उनको आपको चुनना है। आपके सामने ऑप्शन भी है। ऑप्शन ए कहता है केवल 2, 3 और 4 सत्य है। ऑप्शन बी कहता है केवल 2 और 4 सत्य है। ऑप्शन सी कहता है केवल 1, 2 और 3 सत्य है। और वहीं ऑप्शन डी कहता है केवल 1 और 3 सत्य है। आपको समझकर इस प्रश्न का उत्तर देना है। हमारी तरफ से इस प्रश्न का सही जवाब इस सेशन के प्रीमियर होने के कुछ घंटों के बाद आपके सामने पिन अप किया जाएगा। आप वहां से रेफरेंस ले सकते हैं। प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ एक बहुत ही अहम प्रश्न हमारे सामने जो है आ सकता है, जो आपके सामने अभी मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ मॉडल क्वेश्चन फॉर मेंस। इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। सबसे प्रथम हिंदी से शुरुआत करेंगे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद सरकार ने अर्थतंत्र को फिर से गतिशील बनाने के लिए कौन से कदम उठाए, विस्तार से चर्चा कीजिए। एंड इन इंग्लिश डिस्कस इन डिटेल स्टेप्स
taken by central government to revamp up economy post second wave of pandemic। ठीक है, तो आपको इसकी चर्चा विस्तार से करनी है, इन डिटेल करनी है। जो हमने यहाँ देखा वही चीज़ अगर आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक आने की संभावना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संशोधित की लेख के साथ, उसके संपादन के साथ, उसके विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। लिखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। जय हिंद।